Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। एडवांस फिजिक्स के आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में तो यूं लगता है कि एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करता, लेकिन इन दोनों टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और वो टॉपिक हम लेके चलेंगे रिलेटिविटी एंड फोर्स फील्ड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि रिलेटिविटी का फोर्स फील्ड के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। जब हम बात करते हैं रिलेटिविटी की तो हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। तो मेरे पास यहाँ फर्स्ट जो हेडिंग है वो है रिलेटिव मोशन, और जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो स्टेट होती हैं जिनको हम स्टेबल स्टेट मान के चलते हैं। पहली स्टेट होती है रेस्ट की, जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं है। और सेकंड स्टेट हम अज्यूम करके चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो हम ये कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो दो तरह की स्टेट को एक्वायर कर रहा है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है। लेकिन साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ये अब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये बेसिकली रिलेटिव क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस रेफरेंस फ्रेम में खड़ा होकर और उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास है m, और हम ये अज्यूम कर लें कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव y डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ कंसीडर कर लिया जाए और ये माना जाए कि ये एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में है जो सेम वेलोसिटी v के साथ सेम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। लेकिन मैं अगर इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को डबल कर दूं तो ये डबल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो सेम ऑब्जेक्ट इसको v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। या फिर मैं अगर इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो कर देता हूं तो ये इसको v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ देखेगा। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये निकल के आता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ये अब्सोल्यूट क्वांटिटी ना होके रिलेटिव क्वांटिटी है। ऑब्जर्वर किस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के और उस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में कोई एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जर्वर इसे अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में बैठ के और देख रहे हैं, तो ये इवेंट उनके लिए डिफरेंट तरीके से परफॉर्म होगा। अब बात ये आती है कि इस कंसेप्ट का फोर्स फील्ड से क्या रिलेशन है। तो हमने यहाँ जिस तरह से रिलेटिव मोशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा, उसी तरह से हम बात करते हैं फोर्स फील्ड की, ताकि आप इन दोनों टॉपिक को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें। जब हम बात करते हैं नेचर में मिलने वाले फोर्स फील्ड की, तो बच्चों आप जानते हैं नेचर में बेसिकली तीन तरह की फोर्स फील्ड होती हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाई करती है। आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, 12th तक पढ़ी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जिस्टेंस वहां होता है जहां किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मास होता है। इसी तरह से दूसरी जो इंपॉर्टेंट फील्ड होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड फील्ड जो हम अज्यूम करके चलते हैं वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो नेचर में ये तीन तरह की फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इनका ओरिजिन अलग अलग है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका मास m है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैं किसी पॉइंट के ऊपर इसके कारण लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी कर सकता हूं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास हो,
उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है, तो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को होल्ड करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका मास हो। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पार्टिकल के ऊपर लाई करती है जिसके ऊपर चार्ज हो। आप चार्ज के बारे में सारा कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज तभी लाई कर सकता है जब उसके ऊपर मास होता है, और अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस माना जाता है। लेकिन अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, ये पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो जब कोई चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक हो गया होगा कि सर जैसे ही करंट फ्लो होगी तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंज होती जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डीएक्सेलरेट भी हो सकता है, एक्सेलरेट भी हो सकता है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल जब ऑक्सीलेटरी मोशन करता है, मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑक्सीलेट करता है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो हमने यहाँ बेसिकली एक पार्टिकल लिया जिसके ऊपर मास है और चार्ज है। अब ये रेस्ट में है, मोशन में है या एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है, अगर हम इन दोनों टॉपिक को जोड़ के देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन में अब्सोल्यूट होता ही नहीं है। और अगर ये अब्सोल्यूट नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट या बॉडी कंसीडर कर लूं और ये अज्यूम कर लूं थोड़ी देर के लिए कि ये v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस बॉडी के ऊपर चार्ज है प्लस q। अब 3 रेफरेंस फ्रेम हम यहां अज्यूम कर लें। पहली रेफरेंस फ्रेम जो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। दूसरी रेफरेंस फ्रेम हम अज्यूम करें जिसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर a एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि तीसरी जो रेफरेंस फ्रेम है इसके अंदर भी हम एक ऑब्जर्वर बना लें। पहले ऑब्जर्वर को हम नाम दे देते हैं a, दूसरे ऑब्जर्वर को हम नाम दे देते हैं b, और थर्ड एक रेफरेंस फ्रेम हम और अज्यूम कर लें और ये अज्यूम कर लें कि ये रेफरेंस फ्रेम 2v वेलोसिटी से अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसमें जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को हम नाम दे देते हैं c। तो अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि इस चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली कौन सी फील्ड, जिनमें हमने 3 तरह के फील्ड की बात की, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कौन सा ऑब्जर्वर किसे मेजर करेगा। तो अगर हम फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम की बात करें जहां ये ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर ये ऑब्जर्वर ए है, दोनों सेम वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये चार्ज रेस्ट में है, और अगर चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब हमारे पढ़े हुए कंसेप्ट के हिसाब से ये ऑब्जर्वर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा, क्योंकि जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो हम उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस सेकंड वाले ऑब्जर्वर की, जो बी ऑब्जर्वर है, तो ये ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, और अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है इसका मतलब ये जो चार्ज है ये चार्ज इसे एक्सेलरेटेड मोशन में दिखाई देगा, और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में दिखाई देगा तो ये बी ऑब्जर्वर मेजर करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि हमने ये कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये सारा कुछ आप अपनी क्लासेस के सिलेबस में पढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वर की, जो 2v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये चार्ज इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा। और जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके कारण प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, जब हम क्लासेस में अपने सिलेबस में पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है। लेकिन अगर हम रिलेटिविटी के साथ इसको जोड़ते हैं तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में तो है ही नहीं। इसका मतलब ये तीनों ऑब्जर्वर अलग अलग क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि बेसिकली ये चार्ज प्रोड्यूस क्या कर रहा है, क्योंकि मैं अगर ये कह रहा हूं कि इस चार्ज की रिलेटिव मोशन इन तीनों रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग है, तो चार्ज या ये पार्टिकल तो कोई एक कॉमन क्वांटिटी को ही एमिट कर सकता है, या तो मैं ये कहूं कि क्वांटिटी कोई कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में बैठ के हम डिफरेंट नेम से पढ़ रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि इस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली जो फील्ड्स हैं वो ये तीनों तरह की फील्ड हैं। यह ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। मैं किस रेफरेंस फ्रेम में बैठा हूं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी फील्ड को मेजर कर सकता हूं। तो अगर मैं यूनिफिकेशन की बात करूं फिजिक्स में तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही फील्ड का नेचर सेम ही होना चाहिए और अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में हम इस क्वांटिटी को अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन हमारे लिए तो चार्ज रेस्ट मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये तीनों फील्ड यहां लाई करती हैं। बल्कि हम ये कहें ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, लेकिन हमने अभी तक ग्रेविटेशनल फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके कोई फिनोमेना नहीं पढ़ा है। हो सकता है आने वाले समय में हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई इंटरेक्शन देखें और वहां हमें इस तरह का कोई कंसेप्ट मिले जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो इस यूनिफिकेशन के कंसेप्ट को फुलफिल करती हो। लेकिन यहां से हम क्लियर देख सकते हैं कि रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट होने वाले फोर्सेस के साथ किस तरह से रिलेट करता है और उन फोर्स फील्ड को किस तरह से अफेक्ट करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।